हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए फाइनल ईयर के लिए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर। इसमें आज हमारा क्वेश्चन है, प्लेटो के न्याय सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। न्याय सिद्धांत प्लेटो के राजनीतिक चिंतन का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है और इस सिद्धांत को प्रतिपादन करने का मूल उद्देश्य आदर्श राज्य की स्थापना करना था। प्लेटो की महान कृति रिपब्लिक भी न्याय से संबंधित है। प्लेटो की न्याय सिद्धांत की उत्पत्ति अचानक से नहीं हुई, बल्कि इसमें तत्कालीन परिस्थितियां तथा प्लेटो की गहरी सोच का योगदान है। प्लेटो के समय यूनान में अनेक अवधारणाएं प्रचलित थी जिन्हें प्लेटो स्वीकार नहीं करता था। बोकर ने लिखा है कि चाहे वह सोफिस्ट वर्ग की अवधारणाओं का विरोध कर रहा हो या समाज की विद्यमान व्यवस्था में सुधार के लिए प्रयत्नशील हो, न्याय प्लेटो के विचार का मूलाधार रहा है। इवन स्टीन के अनुसार प्लेटो के न्याय संबंधी विवेचना में उसके राजनीतिक दर्शन के समस्त तत्व शामिल हैं। गेटेल के अनुसार न्याय की धारणा प्लेटो के राजनीतिक दर्शन की पराकाष्ठा है। न्याय के संबंध में पूर्व में प्रचलित सिद्धांत थे। प्लेटो के समय 3 प्रमुख न्याय सिद्धांत प्रचलित थे, जिन्हें परंपरावादी, उग्रवादी या यथार्थवादी सिद्धांत कहा जाता है। परंपरावादी सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादक केफालस को माना जाता है, जो एथेंस का विदेशी नागरिक था। इस सिद्धांत का अर्थ है वचन तथा क्रम में सत्य का पालन करना तथा ईश्वर व मानव के प्रति अपना ऋण चुकाना ही न्याय है। केफालस के बाद इस सिद्धांत की पुनः व्याख्या केफालस के पुत्र पॉलीमेकर्स ने की थी और कहा था कि न्याय प्रत्येक मनुष्य की वह देन है जो उसके लिए वह उचित है। अर्थात न्याय एक ऐसी कला है जो भलाई व बुराई करने की दोनों परस्पर विरोधी क्षमता रखती है। प्लेटो के सिद्धांत का खंडन, प्लेटो ने न्याय की इस धारणा का खंडन निम्न आधारों पर किया है। प्लेटो कहता है कि सत्य बोलना, ऋण चुकाना और न्याय की परिभाषा करना दोषपूर्ण है, क्योंकि दोनों ही कार्य कुछ परिस्थितियों में अनुचित हो सकते हैं। जैसे कि सत्य बोलते हुए अपने देश के रहस्य दूसरे देश को बताना, इसे न्याय नहीं कह सकते। अतः इसी प्रकार कोई व्यक्ति अपने स्वस्थ मित्र से अस्त्र ले एवं उसके बाद अस्त्र लेने वाला पागल हो जाए या अस्वस्थ हो जाए तो उससे उन अस्त्र को मांगना न्यायपूर्ण कार्य नहीं कहा जा सकता। इस सिद्धांत के अनुसार मित्र की भलाई व शत्रु की बुराई करना ही न्याय है, लेकिन यह कहना गलत है कि कौन हमारा मित्र है व कौन हमारा शत्रु है, क्योंकि कई बार हमारे मित्र ही हमारे शत्रु बन जाते हैं। अतः न्याय का उद्देश्य मित्र की भलाई व शत्रु की बुराई करना अनुचित है, क्योंकि न्याय जैसे को तैसा पर आधारित नहीं होनी चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार शत्रु की बुराई करना न्याय है, वे नैतिकता के विरुद्ध है, क्योंकि जिस व्यक्ति की बुराई की जाती है उसका अधपतन हो जाता है और उसकी स्थिति और बदतर हो जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार न्याय को कला बताया गया है। कला अच्छा बुरा कार्य करती है। कला परस्पर न्याय विरोधी है। न्याय अंतरात्मा की वह वस्तु है, सामाजिक जीवन का सार है। अतः यह सिद्धांत पूर्ण रूप से नग्न व्यक्तिवाद पर आधारित है। उग्रवादी सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादक थेसीमेकर्स को माना जाता है। इसके अनुसार न्याय शक्तिशाली का हित है या जिसकी लाठी उसकी भैंस ही न्याय की परिभाषा है। सत्य के बल पर भी कुछ भी प्राप्त कर सके वह सत्य ही सत्य है। इसके अनुसार कानून बड़े राज्य बनाते हैं। कानून ही व्यक्ति के विकास के मार्ग में बाधक हैं और राज्य अपने स्वार्थों के लिए कानून बनाता है, यह उचित नहीं है। थेसीमेकस के सिद्धांत का खंडन, प्लेटो ने थेसीमेकस के सिद्धांत को स्वीकार न करते हुए निम्न आधारों पर खंडन किया है। इस सिद्धांत के अनुसार शासन जो जन समुदाय से भिन्न होता है, क्योंकि वे शासन को कला व शासक को कलाकार मानता है, दोनों का उद्देश्य अपनी बुराई को समाप्त करना है, अर्थात जो प्रजा के हित में अपना हित समझे। थेसीमेकस कहता है कि अन्याय न्याय से बड़ा होता है। प्लेटो इसे अस्वीकार करता है, क्योंकि न्यायिक व्यक्ति के
पास अन्यायिक व्यक्ति से अधिक बुद्धि मानता है, वह उसे अपनी सीमाओं का आभास होता है। प्रत्येक वस्तु का निश्चित आधार होता है, जैसे आँख का धर्म है देखना और कान का धर्म होता है सुनना। इसी प्रकार आत्मा का धर्म है उत्तम जीवन बिताना। उत्तम जीवन तब मिलता है जब व्यक्ति अच्छे गुणों से युक्त हो। यथार्थवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन कैलिक्लीज व ग्लेकोन को माना जाता है। कैलिक्लीज ने अपने पुस्तक गोर्जियास में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वह भी न्याय का स्रोत शक्ति को मानता है। वह मत्स्य न्याय के सिद्धांत का समर्थन करता है। कैलिक्लीज ने प्रकृति को कानून से प्रबल माना है। उसका कहना है कि मानव जो कुछ करना चाहे उसके लिए वह स्वतंत्र है और वह बिना डर के अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सकता है। ग्लेकोन के अनुसार यह एक रूढ़िवादी सिद्धांत है जो न्याय को कृत्रिम मानता है। यह एक ऐसी प्राकृतिक अवस्था का अध्ययन करता है जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति दूसरों पर अन्याय करता है एवं स्वयं भी अन्याय का शिकार होता है और तब एक ऐसी स्थिति आती है वह इससे मुक्त होना चाहता है। इस मुक्ति के लिए उसे अपने आप से समझौता करना पड़ता है। समझौते द्वारा कानून का निर्माण होता है जो मानवीय व्यवहार व न्याय मापदंड निर्धारित करते हैं। दंड शक्ति के कारण ही व्यक्ति कानून का पालन करता है। अतः ग्लेकोन के अनुसार न्याय भय का शिशु है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की व्याख्या। प्लेटो, केफालस, थेसिमेकस व ग्लेकोन आदि न्याय के संबंध में जो सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं उन तीनों में से एक विशेष बात है कि जो न्याय है, ये तीनों न्याय को एक भारी वस्तु मानते हैं। इसी कारण वो तीनों इसको अस्वीकार नहीं करते हैं। प्लेटो का कहना है कि न्याय आत्मा की उचित अवस्था व मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। E.M. फॉस्टर के अनुसार जिसे हम नैतिकता कहते हैं वह प्लेटो के लिए न्याय है। प्लेटो के अनुसार न्याय के दो रूप हैं, व्यक्तिगत न्याय, सामाजिक न्याय। प्लेटो के अनुसार मानवीय आत्मा में 3 गुण विद्यमान हैं, इंद्रिय तृष्णा, शौर्य, साहस एवं बुद्धि। प्लेटो के अनुसार जब ये तीनों गुण मानवीय मस्तिष्क में उचित अनुपात में विद्यमान होते हैं तब व्यक्ति न्याय का पालन करता है। सामाजिक न्याय। प्लेटो के अनुसार मानवीय आत्मा के इन तीनों गुणों के आधार पर समाज में 3 वर्गों का निर्माण हुआ है, व्यक्ति, आत्मा का गुण और वर्ग एवं कार्य। अतः न्याय आत्मा के तीनों गुणों का सामंजस्य है। समाज के इन 3 वर्गों के द्वारा अपने अपने कर्तव्य का पालन करना है, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना। इसका निवास स्थान अपना निश्चित कर्तव्य पूरा करने वाले व्यक्ति के मन से है। अतः प्लेटो के समय न्याय सिद्धांत विशेषीकरण के न्याय सिद्धांत पर आधारित है। यह धारणा बताती है कि एक व्यक्ति को एक ही कार्य कुशलता के साथ करना चाहिए जो उसके अनुकूल हो। प्लेटो की न्यायिक सिद्धांत की विशेषताएं। प्लेटो ने न्याय को आत्मा का गुण बताते हुए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है ताकि समाज को संगठित बनाया जा सके और प्रत्येक मानव को उसके दायित्व का बोध हो। प्लेटो की न्याय सिद्धांत की मुख्य विशेषता है नैतिक सिद्धांत पर आधारित न्याय आंतरिक तथा समन्वयकारी तत्व, न्याय एवं आदर्श मेगनिष्ठ संबंध। न्याय के सिद्धांत में कार्य विशिष्टीकरण का उपसिद्धांत, समष्टिवादी का सिद्धांत, दार्शनिक शासक वर्ग का प्रमुख स्थान। न्याय सिद्धांत में सहायक व अनिवार्य साधन। न्याय के 2 प्रकार, राज्य की मनोवैज्ञानिक व्याख्या, व्यक्तिगत तथा सामाजिक स्वतंत्रता में समन्वय। ये है यहाँ पे प्लेटो का जीवन परिचय। प्लेटो का जन्म एथेंस के प्राचीन समृद्ध परिवार में हुआ था। 427 व 28 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता का नाम था अरिस्तोन था और प्लेटो का वास्तविक नाम था अरिस्तोक्लीज। यह नाम उनके यानी प्लेटो नाम उनके शारीरिक से अध्यापक के द्वारा रखा गया था क्योंकि प्लेटो उनका मुँह चपटा था जिसके कारण उनको यह नाम दिया गया था।
सुकरात प्लेटो के गुरु थे। जब प्लेटो के गुरु सुकरात को उनकी आंखों के सामने जहर देकर मार दिया गया, तब उसने आदर्श राज्य तथा दार्शनिक राजा सिद्धांत का प्रतिपादन किया और यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि केवल बुद्धिमान व दार्शनिक व्यक्ति को ही राजा बनाना चाहिए। अपने गुरु सुकरात की मृत्यु के बाद 15 साल तक प्लेटो ने अज्ञात जीवन बिताया और इसी समय उन्होंने अपनी महान कृति रिपब्लिक की रचना की थी। इसके पश्चात प्लेटो ने रिपब्लिक के विचारों को व्यवहारिक रूप से लागू करने का प्रयास किया था और वो सर्वप्रथम सिसिली के राजा के पास गए थे और राजा को अपनी कृति के बारे में समझाया था। प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की आलोचना। प्लेटो के न्यायिक सिद्धांत की आलोचना। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की अनेक विद्वानों के द्वारा कटु आलोचना की गई है, जो निम्नलिखित है। प्लेटो का न्याय कानूनी नहीं है। आलोचकों का विचार है कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत कानूनी नहीं है। न्याय का स्पष्ट अवलोकन कानून में ही किया जाता है। बोकर ने लिखा है कि प्लेटो का न्याय वस्तुतः न्याय नहीं है, यह केवल मनुष्य को अपने कर्तव्य तक ही सीमित रखने वाली भावना मात्र है, कोई ठोस कानून नहीं है। कर्तव्य की प्रधानता। प्लेटो का न्याय व्यक्ति के कर्तव्य से संबंधित है। वह व्यक्ति को केवल कर्तव्य का पाठ सिखाता है। प्लेटो के आदर्श राज्य में व्यक्ति के अधिकारों की उपेक्षा की गई है। अधिकारों के अभाव में व्यक्ति का विकास नहीं हो पाता, वह राज्य समाज की उन्नति नहीं होती। निष्क्रिय तथा निश्चल। वह प्लेटो के न्याय का सबसे बड़ा दोष यह है कि वह निष्क्रिय तथा निश्चल है। वह प्रत्येक व्यक्ति का एक निश्चित कार्यभार लेने के बाद उसकी उन्नति तथा विकास के सभी द्वार बंद कर देता है। व्यक्ति निश्चित व निष्क्रिय हो जाता है। राज्य में अत्यधिक एकीकरण। अरस्तु ने प्लेटो के न्याय सिद्धांत को अत्यधिक एकीकरण की दिशा में ले जाने वाली कहा है। व्यक्ति अपने एक कार्य में ही संलग्न रहेगा, वह राज्य हित का एक साधन मात्र हो जाएगा। अत्यधिक केंद्रीकरण की प्रवृत्ति। अरस्तु का कहना था कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत में पृथक्करण की भावना पाता है। राज्य का प्रत्येक वर्ग अपने हित में लीन रहता है, वह अपने ही वर्ग के कल्याण की बात सोचता है, सबको सुख नहीं। जॉर्ज गोर्टे का मत है कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत से सबको सुख प्राप्त नहीं होता है। इस सिद्धांत के अनुसार सैनिक वर्ग तथा शासक वर्ग दोनों परिवार तथा संपत्ति से वंचित रहते हैं। परिवार तथा संपत्ति के अभाव में सुख का क्या अनुभव करेंगे। ये पेज यहाँ पे चेंज हो गए। ये था प्लेटो को जीवन परिचय का जो पेज था, उसके बाद का पेज यहाँ पे आ गया। प्लेटो की रचनाएं हैं ये। लॉज इसके बारे में पूछा जाता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में। लॉज क्या है? लॉज प्लेटो की एक कृति है जिसको उन्होंने जीवन के अंतिम समय में लिखी गई है। ओके स्टूडेंट, ये हमारा यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है और यहाँ तक था ये उसका आलोचनाएं, न्याय सिद्धांत की आलोचनाएं। पेज ऊपर नीचे हो गए शायद। आप देख लेना, ये पेज वो प्लेटो का जीवन परिचय ना उसके बाद का है। यानी फिर सिसिली के राजा इस कृति से बहुत प्रभावित हुए थे, लेकिन बाद में राजा ने प्लेटो से नाराज हो गया था और प्लेटो को बंदी बनाकर स्पार्टा के एक राजदूत को भेज दिया था प्लेटो को। और प्लेटो के मित्र ने प्लेटो को मुक्त करवाया था वहाँ से। उसके बाद प्लेटो ने एथेंस में एथेंस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जिसे विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कहा जाता है। ये था हमारा यहाँ पे प्लेटो से संबंधित टॉपिक कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन को आप निम्नात्मक क्वेश्चन के रूप में तैयार कर सकते हैं, क्योंकि निम्नात्मक में जो न्याय सिद्धांत है उसके बारे में बताना पड़ेगा, उसकी विशेषताएं और आलोचनाएं सभी बतानी पड़ती है।